नमस्ते, मैं गणेश देवरुखकर आप सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। मलखाम कट्टा आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने वाला है जिनके बारे में सबको सुन के बहुत खुशी होगी और बहुत सारी चीजें मालूम होगी कि क्या मलखाम किस तरह से हमारी तरफ आज आया है। आज हम जिनको आमंत्रित करने वाले हैं वो महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है शिव छत्रपति पुरस्कार, उसके जो सबसे पहले विजेता है उनको आज हमें आमंत्रित करने वाला है। मलखाम कट्टा ने ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो या अर्जुन पुरस्कार हो, उनको आज मलखाम कट्टा के मंच पे आके उनको सम्मानित किया गया। उनसे बातचीत करके उनका अनुभव हम लोगों के साथ पास लेके जाने की कोशिश मलखाम कट्टा ने की है। और भी बहुत सारे राज्यों में अलग अलग पुरस्कार अवार्ड से मलखाम के खिलाड़ियों को नवाजा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में विक्रम अवार्ड है और कोई के राज्यों में अलग अलग पुरस्कार रहेंगे। लेकिन मल्लखांब महाराष्ट्र में बहुत जल्दी शुरुआत हुई और उसकी कॉम्पिटिशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हुई थी। तो हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं ऐसे बहुत ही सीनियर और बहुत ही बड़े अनुभवी प्रदीप चेंबूरकर सर। मैं प्रदीप चेंबूरकर सर को मलखाम कट्टा पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिन्होंने मलखाम की शुरुआत उन्होंने 63-64 में उनकी शुरुआत हुई मलखाम खेल की और 1973-74 का ईयर का पहला मलखाम क्षेत्र का शिव छत्रपति पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। ऐसे बहुत ही अनुभवी सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रदीप सर, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। नमस्कार गणेश जी। सर्वप्रथम मैं गणेश जी आपके जो मलखाम कट्टा जो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में रेगुलर देख रहा हूँ और आपके मलखाम कट्टे के मंच पे मुझे जो बुला के आपने जो सम्मानित किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। थैंक यू। सर, मलखाम कट्टा मंच बहुत ही छोटा है आपके सामने। हम आपको थोड़ा देरी से बुला रहे हैं, बहुत लेट बुला रहे हैं, ये इसलिए हम अभी से आपसे क्षमा मांगते हैं कि आपको बहुत जल्दी आना चाहिए था, क्योंकि आज आप ही जो है जो शिव छत्रपति पुरस्कार महाराष्ट्र के पहले है और आपके साथ अभी बातचीत जो होगी, मुझे लगता है कि आज मलखाम खिलाड़ी, मलखाम कोचेस, जजेस सबको इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, इसका मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो प्रदीप सर, मुझे जानना है और मेरे पूरे भारत की जनता को जानना है कि थोड़ा आपके फ्लैशबैक के बारे में थोड़ा सुनना चाहूंगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप मलखाम खेल से कैसे जुड़े, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। चेंबूर की एक बहुत ही फेमस और पुरानी संस्था है श्री पवन पुत्र व्यायाम मंदिर। उसके संस्थापक श्री सुहास रामनाथ पठारे, जिन्हें हम नाना करके पुकारते हैं प्यार से, उन्होंने 1963 में पवन पुत्र स्थापन हो गई और मैंने जो चालू किया मलखाम खेल और जिम्नास्टिक्स वो 1966 में चालू किया और वो टाइम में करीब मैं 13 इयर्स का था, 13 वर्ष का था। उस उम्र में मैंने मलखाम की शिक्षा अनुभवी सुहास जी पाठारे हमारे नाना जी के साथ शुरुआत की और उसके बाद मैं कभी पीछे देखा नहीं। 1975 तक मेरी लास्ट नेशनल जी झांसी में हुई, वहाँ तक मैं उनके साथ मलखाम सीखा और कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करता रहा। सर, जिस वक्त की आप बात कर रहे हो उस वक्त में तो हम इस दुनिया में ही नहीं थे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था और 1966 की बात कर रहे हो, उस वक्त का माहौल भी बहुत अलग था। उस वक्त मलखाम खेल से जुड़े रहना और मलखाम खेल के प्रति आपके प्यार और लगन, उसके साथ आपको बहुत बड़े पुरस्कार से नवाजा भी गया है। सर, आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसके साथ आपके साथ और एक गेस्ट है, उनके साथ भी मैं आज बातचीत करेंगे और आपका अपना सेशन ही उसी तरह से चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मलखाम कट्टा से जुड़े रहो। इसके बाद मैं आमंत्रित करने वाला हूं अपने जो दूसरे गेस्ट है। आज का मलखाम कट्टा का कंसेप्ट यही है कि जिसने सबसे पहले पुरस्कार लिया, शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया मलखाम
खेल में, और अभी जो करंटली जो है लेटेस्ट जो मलखाम से शिवा छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया से इस युवा पीढ़ी का जो खिलाड़ी है उसको भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। उसका नाम भी गणेश है, और गणेश शिंदे नाम सुन के सबको पता है, ये बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में, और इसका परफॉर्मेंस से ही वो फेमस है, क्योंकि हर एक मैं कंपटीशन में जाता हूँ तब बहुत वक्त मैंने महाराष्ट्र के साथ एज ए कोच करके भी गया हूँ, तो गणेश का वहाँ पे अलग ही एक डेकोरम था। गणेश, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम गणेश। गणेश, मुझे और पूरे भारत की जनता को जानना है कि आपको शिवा छत्रपति पुरस्कार कभी मिला, कौन से ईयर में मिला, और आपने मलखाम की शुरुआत कौन से ईयर में की, इसके बारे में सिर्फ आप बताइए। पहले तो गणेश जी धन्यवाद मैं इस मलखाम कट्टा को देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने मलखाम कट्टा ने मुझे ये अवसर दिया इस मंच पे, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे शिव छत्रपति पुरस्कार 2018 और 19 के ईयर में। बहुत अच्छे गणेश। और आपकी शुरुआत आपने कौन से ईयर में की थी, कुछ साल याद है, कौन से साल में आपकी शुरुआत हुई थी? मैंने मलखाम का जो सेशन लेना है वो 2002 से स्टार्ट किया, 2002-3 से 6th स्टैंडर्ड में था, तब से मैंने मलखाम स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। आप भी शिव छत्रपति पुरस्कार हो, सर भी है, तो आप दोनों से बातचीत करने में मुझे बहुत ही रुचि है, और जुड़े रहो मलखाम कट्टा से। आपके पास वापिस आऊंगा। गणेश ने जिक्र किया मलखाम कट्टा पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन गणेश को इससे पहले भी 2-3 बार बुलाया था, लेकिन गणेश वक्त नहीं दे पाया, थोड़ी उसको बहुत बिजी रहता है, लेकिन आज गणेश आया तो उससे पूरी जानकारी आज लेके रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। मैं प्रदीप सर के पास जाता हूँ। सर, उस वक्त जिस वक्त आप मलखाम की शुरुआत आपने की थी, उस वक्त के बारे में थोड़ा जानना है कि तभी मलखाम फेडरेशन फॉर्म हुई थी, या फिर आप जिम्नास्टिक खेलते थे और उसके बाद मलखाम में आए, तो उसके बारे में आपकी थोड़ी हिस्ट्री थोड़ी जाननी है कि आप मलखाम खिलाड़ी ही थे कि जिम्नास्टिक के बाद आपने मलखाम की शुरुआत की, क्योंकि 73-74 में महाराष्ट्र हौशी मलखाम संगठन, मतलब महाराष्ट्र अमेच्योर मलखाम एसोसिएशन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो उस वक्त का मलखाम कैसा था, उसके बारे में बताएंगे सर? हाँ गणेश जी, मैंने 1966 में जब ये मलखाम चालू किया, मैंने टू स्टार्ट विद मैं मलखाम भी करता था। वो टाइम MAGA था, मैं महाराष्ट्र एसोसिएशन जिम्नास्टिक एसोसिएशन। तभी मलखाम एसोसिएशन ऐसे सेपरेट एसोसिएशन नहीं थे, तो एवरीथिंग वाज अंडर मागा। तो वहां से जो शुरुआत हुई, और पवन पुत्र के बारे में मैं थोड़ी सी ज्यादा जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि पवन पुत्र व्यायाम मंदिर ऐसी संस्था है जहाँ से 18 शिव छत्रपति अवार्ड्स विजेते निर्माण हुए हैं अभी तक। उसमें आप रियली सरप्राइज हो जाएंगे कि अलग अलग कैटेगरीज में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स है, मलखाम है, पावर लिफ्टिंग है, इस रिदमिक जिम्नास्टिक्स, ये सभी कैटेगरी में पवन पुत्र ने अभी तक 18 शिव छत्रपति अवार्ड विजेते निर्माण किए हैं, और उसमें से एक अर्जुन अवार्ड है पावर लिफ्टिंग में। तो ऐसी संस्था में हमें सीखने का मौका मिला, ये मैं भाग्य समझता हूँ। और बिल्कुल सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे, अभी खाली हम मलखाम करते थे, मलखाम के साथ और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमें बाकी भी खेलना जरूर है, ऐसा नाना का आग्रह होता था। तो उसके लिए हम लोग स्विमिंग करते थे। अभी मलखाम के लिए आपको पता है कि समरसॉल्ट मारने का होगा तो एयर सेंस मांगता है, स्टैमिना मांगता है। उसके लिए हमको नाना जी स्विमिंग पूल पे लेके जाते थे, वहाँ स्प्रिंग डाइविंग है, प्लेटफॉर्म डाइविंग है, उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे समरसॉल्ट की, हैंडस्टैंड करके वहां से डाइव मारने का प्रयास करने का। उसमें जिसने स्विमिंग किया उनको पता है जब मिस्टेक होता है पानी में तो कैसी मार पड़ती है। तो हम लोगों ने बैक पे, हेड पे इतना पानी का मार खाया है,
वो मार खाते खाते फिर मलखम करते समय फिर इतना इजी लगता था। जो भी डिफिकल्ट आइटम्स है, समर सॉल्ट है, मायरा संजाप है, खड़ी जाप है, फरारे है, उसमें बिल्कुल डर नहीं लगता था। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है कि खाली मलखम करने से फायदा नहीं है, आपको सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज करना जरूर है। उसके लिए हम लोग एथलेटिक्स करते थे, स्विमिंग करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। ये सब खेल का सबका प्रभाव मलखम के ऊपर होता था। तो एक खेल दूसरे ऊपर से वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री रहता था। तो वहाँ बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं सर। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा कि मुझे पता है आप के पास बहुत खजाना है, आप बहुत बात कर सकते हैं। तो ये तो आपसे पता चले कि आज जब भी आपने शुरुआत की थी मलखम की, तभी मामा नहीं था, मतलब महाराष्ट्र उसकी मलखम संगठन नहीं थी, तभी मलखम और जिम्नास्टिक्स से जुड़ा हुआ था। मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सही है, सही है। लेकिन फिर उस वक्त कौन से ईयर में फर्स्ट कंपटीशन हुई थी, इसके बारे में कुछ याद है सर? फर्स्ट कंपटीशन कौन से साल में हुई थी मलखम की? 69-70 में हम लोग आसाम गए थे। ओके। अगरतला कटक में पहली हमारी मलखम नेशनल कंपटीशन हुआ थी। उसमें से हमें 2 खिलाड़ी पवन पुत्र के थे, मैं और संजय वड़ावकर करके हम लोग साथ में गए थे नेशनल के लिए। बाद में बहुत से एवरी नेशनल में पवन पुत्र के 1-2 खिलाड़ी तो होते ही थे। बाद में संजय वड़ावकर के बाद डॉक्टर प्रदीप पाटकर भी हमारे टीम में थे। फिर पुणे के जो महाराष्ट्र मंडल है वहाँ के खिलाड़ी साठे कागदे जी, ये भी खिलाड़ी बहुत अच्छे थे वो टाइम। मैं जब जूनियर में खेल रहा था तभी वो लोग सीनियर खेल रहे थे। बाद में मैं जब सीनियर में गया तभी मैं भी उनके साथ खेलता था। तो महाराष्ट्र का प्रभाव मलखम के ऊपर बहुत ही था। इसका महाराष्ट्र का वर्चस्व सबसे ज्यादा था मलखम में। आपने पवन पुत्र के बारे में भी जिक्र किया। पवन पुत्र मतलब मैं बचपन में था तभी पवन पुत्र व्यायामशाला, जैसे महाराष्ट्र मंडल पुणे है, समर्थ व्यायाम मंदिर दादर है, इनमें बहुत कंपटीशन होती थी, बहुत बड़ी संस्थाएं थी। और पवन पुत्र के बारे में जितना बोले उतना कम। मुझे पवन पुत्र के ऊपर एक अलग से मलखम कट्टा सेशन लेना पड़ेगा, उतना बड़ा उनका कार्य है मलखम फील्ड में। इसके साथ दूसरे भी बहुत सारे खेल है। आपने डाइविंग का भी जिक्र किया सर, मैं भी डाइविंग करता था और महेश सर मुझे सिखाते थे। स्टेट नेशनल लेवल पर मैंने खेला है, मेरे वाइफ ने खेला है। तुषार करके हमारा स्टूडेंट, वो डाइविंग में शिव छत्रपति पुरस्कार है। तो मलखम का खेल का हमें बेनिफिट तो बाकी खेलों में मिलता है, लेकिन दूसरे खेलों का भी बेनिफिट हमारे खेल के लिए मिलता है। आपने अभी बताया कि सुन के अच्छा लगा, क्योंकि इसका अनुभव भी हमें खुद लिया है। और सर पानी का मार पड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है सर, पता चलता है। और उसके वजह से एक एरियल सेंस आता है। बहुत अच्छा लगा सर, आपके पास आता हूँ, जुड़े रहो सर। अभी हम सर के साथ जो बातचीत हमने की उससे पता तो चला कि उस वक्त का मलखम किस तरह से चलता था। अभी हम लोग वापस गणेश के पास जाते हैं। गणेश, आपने जिक्र करते वक्त आपने बताया कि गणेश आप 2002 में आपने मलखम की शुरुआत की थी, तभी ऑलमोस्ट मैं मलखम छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। मतलब मेरा छोड़ने का वक्त और आपका ऑलमोस्ट शुरू करने का वक्त था। मेरे 2005 में मेरी लास्ट कंपटीशन थी। सर ने कभी शुरुआत की, कभी खत्म की, इसके बारे में बोलूंगा नहीं, तभी हम लोग इस दुनिया में ही नहीं थे। तो सर का अनुभव तो बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा है, आपने भी सुना होगा। आपने मलखम फील्ड में आने के बाद, आप जब भी मलखम क्षेत्र में आए तो आपकी शुरुआत तो इजीली नहीं हुई, आपको तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा परफॉर्मेंस के बाद। आप कभी फर्स्ट आए, कभी सेकंड आए, कभी थर्ड फोर्थ भी आए होंगे। तभी आपके वक्त में जो फर्स्ट आया होगा कोई खिलाड़ी, वो छत्रपति शायद उसको नहीं मिला होगा, लेकिन आपको मिला है। तो आपकी लगन, आपका जो अनुभव है, तो आप मलखम खेल की तरफ कैसे आकर्षित हुए, इसके बारे में थोड़ा जानूंगा। और मलखम खेल से आप जुड़े कैसे रहे, इसके बारे में मुझे जानना है। जरूर गणेश जी, मैं जब आपको बताऊं कि मैं जब अपने स्कूल में था 5th स्टैंडर्ड में, तब उमेश सर हमारे और मिलिंद सर, ये मेरे 2 कोच रहे, अभी भी है मेरे साथ और अभी भी मैं सीख रहा हूँ उनसे बहुत कुछ। तो उन्होंने मुझे, हमारे स्कूल में एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था मलखम का हमारा, तो उसमें मैंने देखा कि ये मलखम बहुत अच्छा है और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये मलखम आराम से कर सकता हूँ। 5th स्टैंडर्ड में था
सिर्फ डेमो देखा मैंने, चल रहा था और पसंद आया कि अच्छा लगा कि मैं इसमें कर सकता हूँ कुछ ऐसे। और मैं खुद गांव से जुड़ा हूँ, आधा एजुकेशन मेरा मतलब 3rd स्टैंडर्ड तक मैं आधा गांव में ही पढ़ा हूँ, तो मुझे ये सारी याद है। तो इसमें एक मलखाम था और उसके बाद मैंने देखा, शाम को हमने अपने मैडम को बता दिया हमारे स्कूल में कि हमने है और हमें ये गेम पसंद है। तो हमारे मैडम ने एडमिशन लिए और मेरे साथ अराउंड 50 बच्चे, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 क्लास के बच्चे आ गए थे, इतने बच्चे थे मलखाम सीखने के लिए। तो सही थे कि उनको एडमिशन लेना था। तो 2-3 महीने के बाद वो 50 के 4-5 रहे, उसके बाद और 3-4 1-2 रहे। तो उसके बाद मैं अकेला रह गया और बाकी उसको कंटिन्यू किया। मैं सर मिलिंद सर के वजह से, मैं अपने स्कूल के वजह से, मेरा स्कूल का नाम है माध्यमिक स्कूल ऐसा है, तो उसी स्कूल के कनेक्टेड होते हुए, सर से कनेक्टेड होते हुए मैं ये मलखाम में आया। और आप कॉम्पिटिटिव की टाइम बहुत जबरदस्त कंपटीशन था, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ मेरे कलीग्स अब्दुल शेख था, अनूप ठाकुर था, रोशन करके एक था जो अंडर 12, मतलब वो पहले ही नेशनल चैंपियन थे, और उनके साथ फाइट करना मतलब मेरे लिए बहुत, मैंने पिकअप जल्दी किया। 1-1.5 साल में मैंने मलखाम थोड़ा सीख लिया बेसिक, तो उसके मुझे जल्दी कंपटीशन में ढकेल दिया कि चलो कंपटीशन कर रहे हैं। तो मुझे सब उस टाइम समझ नहीं कि कंपटीशन में क्यों ढकेल था, मेरे को तो मतलब कुछ आता नहीं था ज्यादा, और ये सारे दिग्गज लोग थे और ये जबरदस्त खेल जाते थे, तो मैं इनको देख के डर जाता था कि अरे इनके सामने क्या खेलना। बट तब सर बोले कि तू सिर्फ खेलते रहे, धीरे धीरे उनको परफॉर्मेंस को देखते रहे, सपोर्ट करते रहे। तो ऐसे करते करते पेशेंटली मैं उनको ऑब्जर्व करते गया, खेलते गया, और सर को पता था कब क्या करना था। तो वैसे मेरे साथ स्किल के साथ बड़ी चीजें सारी ओपन करते गए, मुझे सिखाते गए और उन्होंने मेरे ऊपर, तो इसके वजह से मैं काफी करते गया अच्छे से। बहुत अच्छे से बताया गणेश। आपने मिलिंद सर का नाम लिया, मिलिंद निकम सर का नाम बराबर, मिलिंद निकम सर ने, सही है। और मैं जब भी खेलता था तभी वो जजिंग भी करते थे, और उन्होंने बहुत खिलाड़ियों को मलखाम की तरफ आकर्षित किया, अच्छे से सिखाया। फिलहाल वो इतने एक्टिव नहीं है गणेश, लेकिन उनको वापस मलखाम क्षेत्र में लेके आना है। बराबर बोल रहा हूँ मैं? एक्टिव है अभी वो? नहीं, अभी फिलहाल नहीं है वो, फिलहाल अभी हमारी वो भी जिम्मेदारी है कि उनको वापस मलखाम क्षेत्र में हम कैसे लेके आए, कि महेश अटाले सर भी बिजी रहते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको वापस खींच के मलखाम क्षेत्र में लेके आए। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और आपके माध्यम से मैं यही मलखाम कट्टा मैसेज देना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी रखो। मलखाम आपको बहुत चीज देगा, मैं हर वक्त बोलता हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी रखो, हमें सक्सेस मिलेगा। गणेश से हम लोग यही सीखेंगे कि वो 2002 में उसने मलखाम की शुरुआत की, स्ट्रगल लाइफ था, बहुत अच्छे चैंपियन लोग दिखते हैं, लेकिन हमें हमारी जीत नहीं छोड़नी जो गणेश ने किया है, और उसी के साथ अगर हम लोग लगन रखें तो आगे जाके हमें सक्सेस मिलेगा, जो गणेश ने आज लिया है शिव छत्रपति पुरस्कार के लिए। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, कि अच्छा लग रहा है कि आज ऐसे खिलाड़ी अगर मलखाम क्षेत्र में और मिले तो मलखाम खेल और आगे जाएगा। और गणेश, मुझे याद है कि अपनी लास्ट गोवा नेशनल थी, तभी मैं महाराष्ट्र का कोच था, और तभी उस नेशनल के बाद हमने रेलवे स्टेशन पे आपके छत्रपति अनाउंसमेंट का केक कट किया था। एम आई राइट गणेश? आपको याद है वो सीन? सही बात है, आप ही थे कोच मेरे। हाँ, तो अच्छा लगा कि उस वक्त डिक्लेयर हुआ लास्ट नेशनल। अच्छा लगा आपसे बात करके गणेश, जुड़े रहो, वापस आपके पास आऊंगा मैं वापस प्रदीप सर आपके पास आता हूँ। आप अभी का जो जमाना चल रहा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या फिर हर एक के हाथ में मोबाइल है, उस वक्त सब चीज नहीं थी। उस वक्त ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं मिलता था रेलवे का, बहुत, तो आपको सब चीज आसानी से नहीं मिली है, भागम भाग करके आपने कंपटीशन खेला है। तो उस वक्त कंपटीशन का क्या स्वरूप था, और आप किस स्ट्रगल से कंपटीशन के लिए जाते थे, खेलते थे, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं, आपका अनुभव। गणेश जी, आपने सही कहा। वो टाइम, हमारे टाइम में मोबाइल और ये सब डिजिटल
एडवांसमेंट नहीं थी। वो टाइम में ओनली अल्टरनेटिव वाज रिपीटेशन। मीन्स हमारा जो प्रैक्टिस चलता था वो नाना हमेशा कंपटीशन लगाते थे। मीन्स वो टाइम में हमारे ग्रुप में जो फर्स्ट आएगा उसको कैडबरी मिलती थी। वो एक कैडबरी मिलने के लिए हम लोग इतना प्रैक्टिस करते थे। बाद में जैसा कंपटीशन में कंपटीशन होती है, जैसे वो टाइम हमारे टाइम में 90 सेकंड्स का टाइम था एक सेट में। अभी जैसा आई थिंक नाउ वॉलंटरी एंड कंपलसरी ऐसा 2 सेट्स होते हैं। हमारे टाइम में खाली 90 सेकंड्स में आपका स्किल दिखाने का था। और वो टाइम में स्पीड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड, ग्रेस और डिफिकल्टी ये सब। और माउंट डिसमाउंट ही है, उसमें पूरा एक एक मार्क था। तो माउंट में हम लोग बहुत ध्यान देते थे, डिसमाउंट में बहुत ध्यान देते थे, परफेक्शन। तो एग्जीक्यूशन में बहुत ही केयर लेना पड़ता था, क्योंकि खाली 90 सेकंड में आपको सब स्किल दिखाना होता था। मार्क्स वही थे 10 आउट ऑफ 10। तो वो टाइम में एक दूसरे का देख के कि नाना वो टाइम एनालाइज करते थे कि ये इधर मिस्टेक हो गया, तुम्हारा टोज पॉइंटेड नहीं था हैंडस्टैंड करते समय, और हाथाचा फरारा करते समय, मयूरासन करते समय टोज पॉइंटेड नहीं थे, घुटने थोड़े बेंड थे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें नाना ऑब्जर्व करके फिर वो किधर मैंने मार्क्स कट किया वो हमको बता देते थे। फिर वापस अगेन वी हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। सो ऐसा ये था। अभी क्या आप वीडियो निकाल सकते हैं, हर एक एटम का वीडियो निकाल सकते हैं, पूरा सेट का वीडियो निकाल के आप वापस देख के आप इम्प्रोवाइज कर सकते थे। वो टाइम वो चांस नहीं था, मैं ओनली वन चांस। तो वो एक मेजर डिफरेंस था। वो टाइम का मोबाइल का जमाना और अभी का, उसमें आप न्यू जनरेशन को बहुत फायदा है, जो प्रॉपरली यूज करेंगे तो उसका बहुत फायदा हो सकता है। सही बात है सर। सर ऐसे कभी हुआ है कि 1-2 दिन पहले पता चला कि कल कंपटीशन जाना है और आप जल्दी जल्दी में निकल गए? तो अभी तो ऑनलाइन पता चलता है कंपटीशन है, तभी इतना कम्युनिकेशन नहीं रहता था, लेटर्स होते थे या, तो उस वक्त ऐसे कभी हुआ था कि नहीं? वो टाइम में हाँ, वो टाइम में जैसा मैंने मेंशन किया, महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्टिक एसोसिएशन मागा, उनको सब कम्युनिकेशन होता था, लेटर्स और टाइम पे आता था, नो डाउट। में ऐसा कभी हुआ नहीं कि लास्ट मोमेंट में हमको निकल पड़ता था। और प्रॉपर कंपटीशन होता था, पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के लेके फिर स्टेट लेवल चैंपियनशिप, स्टेट के स्टेट सिलेक्शन के बाद नेशनल। और वो ऐसा शेड्यूल इतना फिक्स था कि एक एक महीने का टाइम तो हमें मिलता था। मेरे को इसका मेंशन करना जरूर बहुत अच्छा लगता है। उदय देशपांडे सर हमारे कॉम्पिटिटर हो चुके हैं समर्थ व्यायाम मंदिर के, वो मेरे साथ चैंपियन सिलेक्शन में हमेशा होते थे। समर्थ के तो आपको पता है कि खिलाड़ी कितने कॉम्पिटेंट और टफ होते थे। तो उदय देशपांडे सर जी मेरे मेन कॉम्पिटिटर रह चुके हैं। तो ऐसा सिस्टम था। तो ऐसा लास्ट मोमेंट, अभी कल आपको चैंपियनशिप, ऐसा कुछ नहीं होता था। इन टाइम कम से कम 1 महीने का हमको पता चलता था कि अभी डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, अभी स्टेट चैंपियनशिप है, अभी नेशनल को अपना जाने का। तो वो सब तैयारी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हमको। अच्छा सर, आपसे ये बात सीखने मिली कि उस वक्त इतने कम्युनिकेशन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं थे, मेल्स इतना नहीं चलता था, लेकिन शेड्यूल बहुत अच्छे से प्लान होता था। और उस प्लान की वजह से आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता था, आपको 1 महीने का टाइम मिलता था कि कॉम्पिटिशन है, और इस वजह से खिलाड़ी बहुत सतर्क रहता है। आज इतने कम्युनिकेशन के सब चीज होने के बावजूद हमें 10 दिन पहले, 8 दिन पहले पता चलता है कि कंपटीशन है, कंपटीशन जाना है, फिर सिलेक्शन लेना है, फिर रिजर्वेशन करना है, होता है कभी नहीं होता है। बहुत वक्त मैं ही यूनिवर्सिटी में जाते वक्त बहुत वक्त रिजर्वेशन नहीं मिला, रिजर्व कंपार्टमेंट में, मतलब जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गया, ऐसे बहुत वक्त मैंने भी किया है। तो आपके उस वक्त को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उस वक्त जिन्होंने ये चीज की है उनसे हमें सीखनी चाहिए। और यही मलखाम कट्टा आज बताना चाह रहा है कि उस वक्त का मलखाम और अभी का मलखाम, इसमें डिफरेंस इतना ही है कि मलखाम खेल बड़ा है,
क्वांटिटी में, क्वालिटी में देश विदेश तक गया है, लेकिन जो मराठी में कहावत है ना, जुना ते सोना, उस तरह जो ओल्ड है वही गोल्ड है, तो उसको हमें पकड़ के रखना है। और आपका अनुभव मैं सबको यही बताना चाहूंगा प्रदीप सर की, आपने जो जिस वक्त मलखांब खेला है उस वक्त में बहुत कम गाड़ियां रहती थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत लिमिटेड होता था, और आप एनी टाइम, आप लोग एनी टाइम परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी रहते थे। कभी आपको कभी ऐसे मैंने सुना हुआ है, उस वक्त तो मैं था ही नहीं, लेकिन सुना है कि उस वक्त के खिलाड़ी, आप जैसे खिलाड़ी एनी टाइम, मतलब अभी बोले सर कॉम्पिटिशन चेक करना है, परफॉर्मेंस करना है, तो आप तैयार रहते थे। मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ, आप सही बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस तो एवरी डे होती थी। मुझे आप एनी टाइम, आप जैसे बोले कि अभी कल कंपटीशन है तो भी इतना टेंशन नहीं आता था, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमेशा एवरी डे चलती रहती थी। सही बात। थैंक यू सर, आपका अनुभव मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसका हमें सभी को बहुत यूज होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज आज पता चल रही है कि आज उस वक्त की एसोसिएशन कैसी थी और उस उधर से अभी तक मलखांब किस तरह से बढ़ते गया। अभी मैं गणेश के पास जाता हूँ। गणेश, जब भी प्रदीप सर खेलते थे तभी की सिचुएशन हमें तो अभी पता चली है। मैंने अभी प्रदीप सर से बातचीत में मैं पूछना भूल गया कि मैट्स कैसे रहती थी। अभी क्रैश मैट्स और सब है, तभी मैट्स की प्रोविजन ऑब्वियसली होगी, लेकिन अभी तो बहुत लग्जरी मिल रही है, हमें बहुत लग्जरी ट्रीटमेंट मिल रहा है। हमें मैट्स की क्वालिटी जितना चाहिए उतना मैट, स्ट्रेचिंग के लिए भी बच्चे खिलाड़ी मैट यूज करते हैं, और क्रैश मैट की क्वालिटी अच्छी हो गई है। ये सब लग्जरी में आपका अनुभव क्या है कि ये सब तभी तो नहीं थे, लेकिन आपको सब ये लग्जरी मिलती है, तो आप उसमें आपको इनफ परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है कि उन्हीं की तरह आप एनी टाइम प्रैक्टिस के लिए तैयार रहते हैं? फिलहाल के लिए एक्चुअली ये में जो क्रैश मैट्स है, मैट्स है, ये तो कंपलसरी जो कि कंपटीशन में होने चाहिए। पर मेरे टाइम जैसे मैंने 4-5 के बाद मैंने अच्छा कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया, तब मुझे कई क्रैश दिखाई देते थे। मेरा क्लब में सिर्फ 2 काथे के मैट थे, जो कि उतनी मैट मेरे सर ने प्रैक्टिस करवाई है मेरे से। तो उन्होंने माइंडसेट ही ऐसे बनाया था कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, नीचे क्या देखना नहीं है। मतलब आप अपने एलिमेंट पे इक्विडेंट रहो कि आप कोई भी चीज आराम से कर सकते हो। कोई आप जरूरी नहीं है कि वो आपको क्रैश मैट ही चाहिए और मैट चाहिए। हाँ, पर फिलहाल अभी कोचेस प्रेफर करते हैं कि क्रैश मैट और मैट्स हो। पर मेरे क्लब में मैं रहता था तो मेरे सर सिर्फ आगे और पीछे इतने 2 ही मैट लगे रहते थे, उन पे कुछ एलिमेंट चलते थे और जो भी बेसिक का प्रैक्टिस चलता था। हमें डिस्माउंट भी मारना रहे भी उसी क्रैश मैट काते के मैट को डबल करके ऊपर से डिस्माउंट मारे जाते थे। वो मतलब नॉर्मली लैंडिंग करो तो मुझे भी पता चला कि आपके वक्त लग्जरी था, लेकिन आपने उस लग्जरी को आपने बेसिक्स से ही प्रैक्टिस में रखा। उमेश मेरा अच्छा दोस्त है जो आपका कोच है। तो गणेश, मुझे ये जनरेशन को रेडी होने के लिए, सेट के लिए प्रिपेयर होने के लिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, उनको समय लगता है, पाउडर लगाते रहते हैं, ग्रिप करने को वक्त लगता है, प्रिपरेशन बहुत सर नीचे झुका के प्रिपरेशन करते रहते। मेरा ही स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट अक्षय को बहुत वक्त लगता है, पाउडर लगा रहा है इधर उधर। तो ये न्यू जनरेशन को इतना वक्त क्यों लगता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्यों समय लगता है? वो समय कम करने के लिए प्रिपरेशन, जो कंपटीशन सेट के पहले जो समय जो ज्यादा ले रहे हैं खिलाड़ी, उसके लिए आप क्या सलाह दोगे? एक्चुअली जैसे मेरे बारे में हुआ था, मेरे कोच ने हमसे ऐसे करवा के लिया, तो उन्होंने कंडीशन ही ऐसे इतनी शॉर्ट रखे थे कि आपके पास कोई पाउडर नहीं है और आपके पास ज्यादा तेल नहीं है, तो हमने प्रैक्टिस ही ऐसे ज्यादा करी है। तो जब कंपटीशन में तेल पाउडर जैसे लगता था और मतलब पता था कि मेरे हाथ में ऑलमोस्ट इतना ग्रिप है कि तेल पाउडर नहीं, मतलब उन्होंने बेसिक ही प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट किया था कि बस तुम रखो और तेल पाउडर पे नहीं, तुम मैट पे ज्यादा बिलीव नहीं रखो, तुम्हारे ऊपर रखो। तो मतलब ये उन्होंने बेसिक्स में ही स्टार्ट किया था, जो कि तेल पाउडर, कंपटीशन में जल्दी प्रिपेयर्ड होना। जैसे हम जजेस बोलने के बाद भी बच्चे टाइम ले लेते हैं थोड़ा, तो उसमें मैं ये आपको जब प्रैक्टिस करते हो तो यही
जो कंपटीशन में अप्लाई करते हो यही आप रूटीन में अप्लाई करो। कि आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शॉर्ट टाइम मतलब जल्दी ये चीजें, बिकॉज ये थोड़ी चीजें मेंटली फिजिकली है, राइट। तो इसमें आपको करना है कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस में ही एप्लीकेशन करना है, तो आप धीरे धीरे आपका टाइम जल्दी रिड्यूस कर लो, ऐसे लगता है। तो जब आपका रूटीन, प्रैक्टिस का रूटीन है, उसमें ऐसे कुछ सेट कर, ट्रेनिंग डिजाइन कर लो जिसमें आपको आपका जो लेने वाला टाइम है वो कम लगेगा और आप बिंदास आपके सेट के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हैं। बहुत ही अच्छे से बताया गणेश, और आपसे भी मुझे यही सलाह मिल रही है और प्रदीप सर से भी मुझे यही सलाह मिली कि प्रैक्टिस आप अगर परफेक्ट करोगे या प्रैक्टिस आप रेगुलर रखोगे और जो कोच बता रहे हैं उसको अगर 100% फॉलो करेंगे, शायद नाना पाटेरे सर ने प्रदीप सर को चॉकलेट दिखाया या फिर बच्चों को चॉकलेट बख्शिश देने के, प्राइज देने के, इसमें खिलाड़ी कर रहे थे। आपके कोच ने आपको कुछ अलग अलग टास्क दिए, चैलेंजेस दिए, उस अगर हम लोग प्रैक्टिस में ही परफेक्ट रहेंगे तो कंपटीशन में भी वही होने वाला है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन ये तो चलता रहेगा, बट हमारा जो कोचेस के ऊपर फेथ होता है ना, जो बिलीव, हमारा जो एक कनेक्शन होता है ना, वो जब बना रहेगा तो सब कुछ इजी है। मतलब आप 2 क्रैश मैट लाओ, नहीं तो एक काथे की मैट लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं ऐसे करता था, जब मैं अपने कोच को देख लेता था तो सब एकदम आराम से इजी हो जाता था। मतलब इतने गट फीलिंग रहते थे कि तो कोच के ऊपर आप भरोसा रखते हो तो सब इजी हो जाएगा, मतलब आराम से। सही बात है गणेश, और ये आपने जो की पॉइंट बताया कि ट्रस्ट ऑन योर कोच, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। आपका भरोसा कोच पे है क्योंकि कोच को पता है कि आपसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, आप क्या गलतियां कर सकते हो। कि मैं पिछले सेशन में भी बताते आ रहा हूँ कि कोच हमारे जो गुरु है उनका जो अगर हम लोग 100% फॉलो करते हैं तो हमें सक्सेस आराम से और इजीली हमारे पास आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आपने लास्ट में आपका अनुभव बताया कि अगर हमें दिखता भी है ना कंपटीशन के वक्त, तो भी हमें एक सुपरमैन जैसे एनर्जी आती है, लेकिन अगर कोच हमारी नजर के सामने नहीं रहे तो हमें थोड़ा सा बेचैनी होता है, कुछ तो मिसिंग लगता है हमें। पिछले बार भी मैंने 1-2 स्टूडेंट से बात करते वक्त कि भले ही गोल्ड मेडल मिला, खुशी नहीं है, लेकिन कोच खुश है ना तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रदीप सर के पास आता हूँ। प्रदीप सर, मुझे एक्चुअली ये प्रश्न पहले पूछना चाहिए था कि आपके वक्त, जिस वक्त छत्रपति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो उस वक्त पेपर वर्क कलेक्ट करो, ये सर्टिफिकेट लगाओ, इसकी परमिशन लगेगी, ऐसे बहुत चीज, शायद मलखाम के लिए फर्स्ट पुरस्कार है, तो क्या उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट थी? अभी की रिक्वायरमेंट मुझे पता है कि 5 साल में मिनिमम 3 नेशनल्स होना चाहिए। आप जब भी फॉर्म भरोगे तो आपका स्कोर देखा जाता है, आपके मेडल्स टैली की जाते हैं और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होता है उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो आपके वक्त में कैसी सिचुएशन थी, उसके बारे में बताएंगे? अच्छा, yes. हमारे टाइम में as far as I am concerned, मैं जूनियर में 3 बरस नेशनल चैंपियन था और सीनियर में भी 3 बरस नेशनल चैंपियन था। तो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस होने के बाद महाराष्ट्र एमेच्योर जिम्नास्टिक एसोसिएशन ने मेरे को रिकमेंड किया। मुझे डायरेक्ट एप्लीकेशन वो टाइम में शायद नहीं था, एसोसिएशन ने रिकमेंड करना होता था, तो मेरा नाम वैसा गया। मैं परफॉर्मेंस वो लोगों ने देखा, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है जूनियर सीनियर में नेशनल लेवल पे, तो वो हिसाब से उन्होंने वो शिव छत्रपति अवार्ड के लिए मेरा नाम कंफर्म किया। और आपने गणेश जी सही कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैंने नहीं सर, आप ही ने कहा, मैंने तो सिर्फ रिपीट किया। हाँ, तो इसके बारे में मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, शायद अपने जूनियर मलखम पटु के लिए फायदामंद हो जाएगा। अभी हमारे टाइम में मेन मलखम था और उसके एक मिनी मलखम बनाया था, मिनी मलखम 1-2 फुट का। तो हमारा हर एक जो मलखम पट्टू थे उनका हर एक आपको पता है स्पेशलिटी होते हैं। अभी मेरा हैंडस्टैंड करके, अभी मलखम का बॉन्ड आपको मालूम है 3 इंच का होता है, 3.5 इंच का होता है, उसके ऊपर पूरा हैंडस्टैंड करके झाप मारने का, दोनों हाथ छोड़ के झाप मारने का।
तो वो हैंडस्टैंड परफेक्ट होने के लिए मैं वो मिनी मलखम के ऊपर एक्चुअल वार्मिंग अप के बाद कम से कम 100 बार उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता था परफेक्शन के लिए, छोटा मलखम पे, मिनी मलखम पे 100 टाइम्स, मिनिमम 100 टाइम्स, जब तक वो परफेक्ट होता नहीं, स्मूथ जाना। बेटा मलखम में खाली एटम करना इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें ग्रेस होना मांगता है, परफेक्शन होना मांगता है, टोस पॉइंटेड होना मांगता है, वो पर्टिकुलर 2 और 3 सेकंड आपको उधर रुकना होना मांगता है, बाद में आप आगे जा सकते हैं। ये सब ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस इतना करते हुए भी आपको एक मजेदार घटना बोलता हूँ, इतना होने के बाद भी हमारा चंडीगढ़ में नेशनल था, उसमें 4 डिग्री टेम्परेचर था, कितना 4 डिग्री इतना ठंडी। हाँ, तो उसमें हम लोग जांगे के ऊपर हमारा टर्न के लिए हम लोग राह देखते, तो हमारा टर्न होते तो हम शाल लेके वेट करते थे। तो इतना ठंडी में इतना प्रैक्टिस करते हुए भी मेरा हैंडस्टैंड ऊपर जा नहीं रहा था। एक बार ट्राई किया मैं, 2 बार किया, ठंडी के वजह से, बिकॉज इतना भी तुम वार्म अप करो, 3rd टाइम मेरा हैंडस्टैंड बॉडी जकड़ जाती है, लॉक हो जाती है, कट हो। हाँ, तो क्या एवरी मिस्टेक 0.1 0.2 मार्क जाता है, तो वो तुमको फटका बैठता है। तो इसलिए परफेक्शन के लिए सब ध्यान देना बहुत जरूर है, एक एक आइटम। और हमारे एक मलखम पट्टू था, वो पायाचा फरार आपको पता है, और वो आइटम मैं अभी तक क्यों नहीं देख रहा, यंग मलखम पट्टू में मुझे पता नहीं। संजय वड़ावकर करके था, वो अपना बोन के नीचे मान होता है मलखम का, उसमें पाया फरारा बना के रोटेशन करने का, वो इतना स्पीड में रोटेशन करता था कि ऐसा इतना स्पीड में अभी तक वो आइटम किसने देखा नहीं। तो एक बार वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो बाहर उसका छूट गया पाव, तो पूरा मैट 4-5 मैच के बाहर वो फेंक दिया उसको। तो इतना प्रैक्टिस करते हुए भी कभी कभी मिस्टेक हो सकता है, तो उसका कुछ आप बोल नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है परफेक्शन के लिए। जैसे उल्लास पे जो अभी दूसरे हमारे शिव छत्रपति अवार्ड विनर है, वो बगली करके वो पार्टी का ताजवाज करते थे, और उसमें वो अपना वो सर्कल घूमता है ना, अपना जॉइंट सर्कल, वो ये पोजीशन में गिरता है, वो ये रोटेशन में इतना फास्ट घूमता था कि वैसा वो अटेम्प्ट भी मैं अभी तक देखा नहीं। पार्टी का नहीं, इसके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कैसे घूमते थे, मतलब पार्टी का तजवा करने के बाद उसको ऐसे रोटेट करते थे हाथ के सपोर्ट से? हाथ अपना बोन को पकड़ के, अपना मलखम का जो मान होता है उसको पकड़ के वो घुमाता था, तो उसका बॉडी भी पूरा 360 डिग्री में चक्री जैसा घूमता था, और इतना पास वो आइटम मैं नहीं देखा नहीं। पायाचा फरार में मैंने भी देखा नहीं है, मैंने सुना भी नहीं था, अब आपके पास पहली बार सुन रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने एक सेशन में एक सुदर्शन चक्री करके खंड का एक एलिमेंट था, मैंने सबको चैलेंज दिया था कि सुदर्शन चक्री करके दिखाओ, मलखम कट्टा की तरफ से प्राइज लेके जाओ। तो ये एक मैं चैलेंज देना चाहूंगा कि पार्टी का तजवा करो और गोल गोल घूमो। वो पायाचा फरार करते हैं सर, आपके इसलिए बता रहा हूँ, पायाचा फरार करते हैं, लेकिन वो घूमना नहीं होता है, वो गोल गोल घूम के पायाचा फरार स्टडी होता है, क्योंकि उससे डिडक्शन मिलता है। अभी नए रूल्स में ये अननेसेसरी मूवमेंट है, इसलिए उसको भी कोई ज्यादा घूमता नहीं, मतलब तुरंत लगा के तुरंत छूटता है, वो भी डिफिकल्ट है। लेकिन ये पार्टी का तजवा है, ये कुछ नया सुनने के लिए मिला है। उस वक्त के खिलाड़ी करते थे, तो आप जब भी करते थे तभी, अभी तक रूल्स में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। तो रूल्स जैसे चेंजेस होते गए ना सर, तो मलखम भी बदलते गया, और आपके वक्त जिस क्वालिटी के खिलाड़ी करते थे, तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से बताऊं कि 100 टाइम आप अगर सिर्फ वार्म अप के लिए हैंडस्टैंड उठाते थे, गणेश के सेट में भी हैंडस्टैंड था, उसको भी पूछूंगा अभी आपके बाद कि वो कितने वक्त हैंडस्टैंड उठाता प्रैक्टिस में। तो ये खिलाड़ी उसी में कम गिरते हैं कि मुझे आ गया तो रुक जाते। तो आपने जिस तरह से बताया कि एजुकेशन, मतलब उस एलिमेंट का लेवल उस लेवल पे होना चाहिए, फिर उसका परफेक्शन, एंगल, टोस्ट पॉइंटेड, ग्रेस, और करने में जो वो जितना स्मूथनेस रखेगा उतना उसको ग्रेस और मार्क्स ज्यादा मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूँ सर, प्रदीप सर? हाँ, सेट करते समय एक रिदम होता है, रिदम होना मांगता है और ग्रेस होना मांगता है। उसको खाली एटम्स करने से फायदा नहीं कि आप खूब जबरदस्ती जोर लगा के कुछ कर रहे, तो
तो कितना भी डिफिकल्ट आइटम होगा वो देखने में इजी लगना मांगता है। तो वो जो रिदम ग्रेस वो सेट में होना मांगता है, वो एग्जीक्यूशन में जो आपको पता है जो मार्क्स होता है उसमें आपको कंप्लीशन हो सकता है उसमें। अभी प्रदीप सर ने बताया ये मैं सर 1970, 73, 74 की बात कर रहे हैं। अभी भी जमाना बदला नहीं है। सर के वक्त भी उसी तरह से मलखाम चलता था। हमारे सेट में हैंडस्टैंड है, डबल बैक समरसॉल्ट है, रोप मलखाम है, ट्रिपल बजरंग है। वो मायने नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो ना, उसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को वही बताना चाहूंगा कि आप जब भी करोगे तो वो आपका नंबर 1 एलिमेंट होना चाहिए, और जो आपके नंबर 1 एलिमेंट है वही आपके सेट में इंक्लूड करो, ताकि आपको स्कोर मिलेगा। नहीं तो मैं देखता हूँ कि अरे मैंने ये सेट में किया, वो सेट में किया और मुझे मार्क्स नहीं मिले। चलो अभी गणेश के साथ पास जाते हैं। गणेश, आप कितने बार वार्म अप करते थे सेट में? कितने बार मतलब कितने बार हैंडस्टैंड करते थे वार्म अप में? सर तो 100 बोलते थे। आपने झूठ मत बोला, सच्ची सच्ची बता। नहीं, एक्चुअली मैं इतना सर के इतना तो बिल्कुल नहीं करता था। मेरा इतना कमांड नहीं था। बट हाँ कि मैं बहुत बिलीव रखता हूँ और बेसिक में बहुत प्रैक्टिस करता था। भले मैं लेकिन कितने बार, मुझे गणेश कितने बार एक नंबर बताओ ना। 5 करते थे, 50 करते थे, कुछ तो नंबर, कुछ तो रोज का कुछ कोटा रहेगा सर के। पोल पे हमारे सर ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हैंडस्टैंड ले लेते थे पोल पे, सिर्फ पोल पे। और वो ग्राउंड प्रैक्टिस अलग, ग्राउंड पे ऑलमोस्ट स्टैंड नीचे बैठ के स्टाइडल टू हैंडस्टैंड और था हमारा उधर एक प्लेटफॉर्म पे। तो उधर पाइक हैंडस्टैंड अराउंड 30 से 40 बैक टू बैक पाइक टू हैंडस्टैंड सर लेते थे। तो उससे जो सर को एग्जीक्यूशन अच्छा लगता था और वो ज्यादा फोकस करते थे कि एग्जीक्यूशन बहुत मेन एलिमेंट को अच्छे से बनाने के लिए और मार्क्स के नजदीक जाने के लिए। तो बहुत बिलीव रखते थे हर चीज पे कि एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। आप एलिमेंट कैसे भी करो बट उसमें बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो वो मेरे हैंडस्टैंड में बाकी एलिमेंट्स में वही ध्यान रखते थे कि दूसरे बोल मतलब ग्राउंड और पोल पे ऐसे जाके 70-80 हैंडस्टैंड दे के हो जाते थे और मुझे वही करना अच्छा लगता था। तो मैं वही करते रहता था। बट उससे बहुत सारे एलिमेंट्स मेरे इजी हो गए। मुझे आगे सेट करने वाले अलग एलिमेंट थे, वो तो मैं ऐसे ही कर लिया बिकॉज मुझे ही नहीं पता था कि मतलब सर की वजह से ये सारी चीजें काफी आसान हो गई। सही बात है। और यही बताना चाहूंगा कि आप बेसिक पे कंसंट्रेट करो। गणेश ने भी वही बताया। सर तो बहुत आउटस्टैंडिंग 100 हैंडस्टैंड, लेकिन सर ने जिक्र किया खिलाड़ी अगर आप सुनते हो सही तो सर एक छोटा बेबी मलखाम था, उस पे 100 हैंडस्टैंड करते थे ताकि जब भी वो बड़े मलखाम पे करे उनका परफेक्शन बहुत ही अच्छे से आए। तो ये सुनते वक्त भी ठीक से सुनो, तभी आपको उसका ज्यादा बेनिफिट होगा और एक्सीडेंट्स भी नहीं हो। ताकि नहीं मलखाम कट्टा में बताया 100 बार करो तो आपने कर लिया और कभी कभी थकान हो जाती है, ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो किसी को उसको इंजरी भी ना हो। गणेश, मैं आपके पास ही वापिस आ रहा हूँ। मैंने सर के साथ जिक्र किया कि किस तरह से छत्रपति पुरस्कार मिला। उन्होंने बताया कि फेडरेशन ही नाम फॉरवर्ड किया। आप अभी के जो जमाने में जिस तरह से प्रोसीजर है उसके बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया है कि इतने नेशनल 5 साल में 3 नेशनल होना चाहिए। अगर 5 साल में 3 नहीं हो तो हमारा साल बढ़ता है। आपने भी उसका स्ट्रगल किया हुआ है कि आपका एक नेशनल वेस्ट गया, बीच में एक नेशनल हुआ नहीं, तो अभी मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन आपने छत्रपति के लिए एप्लीकेशन किया था गणेश, सही बात है? ओके, वेरी गुड। तो सही बात मुझे रूल्स के बाहर थोड़ा सा बात करना है। सर के पास से मुझे थोड़ा उसका आंसर मिला है कि फेडरेशन ने उनका नाम फॉरवर्ड किया। क्यों नहीं क्रिकेट में जिस तरह से चलता है कि समझो कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया तो इंडिया आ गया तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ऑटोमेटिक रैंकिंग आती है। बैडमिंटन में रैंकिंग है, जिम्नास्टिक्स में रैंकिंग है। ऐसे मलखाम में अगर रैंकिंग्स हो तो क्यों नहीं हमें एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम अगर उस लायक है, हमने उतना परफॉर्मेंस दिया है तो विदाउट एप्लीकेशन हमें क्यों नहीं छत्रपति या कोई और पुरस्कार मिले? इसके बारे में क्या बताओगे? अगर हमारा खेल को हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देखना चाहते हो तो ये विजन से आप सहमत हो, और है तो फिर आप उसके बारे में आपका मत रखिए। गणेश, ऐसे होगा, ऐसे आप जो जिस वे से आप बोल रहे हो, जो सीधा नॉमिनेशन हो जाएगा, आपको अप्लाई ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत ही अच्छा ही है। बट उसके लिए मे बी वो डेटा कलेक्शन एक प्लेयर्स का स्टार्ट टू
वो बहुत मायने रखता है मे बी। तो वो सारी चीजें उसके से लेके करियर से एंड तक जो उसका डेटा है मलखाम का, वो मिलेगा इसमें। तो इससे हम मे बी फेडरेशन ऐसे कुछ कर सकता है कि ये वाले रूल्स में। बट मैंने जो अप्लाई किया शिव छत्रपति अवार्ड, वो 2 मायने में था। एक तो मैंने डॉक्यूमेंट मतलब लिखा था, और उससे पहले जब मैंने 2015 में अप्लाई किया था तो मैंने पेपर वाइज सबमिट किया था। तो दोनों प्रोसेस में मैं था। मैंने 3 बार शिव छत्रपति के लिए किया था, 2 बार ऑनलाइन किया था और 1 बार फर्स्ट तो ऐसे था कि मैंने इससे देखा है कि डॉक्यूमेंट्री मतलब नॉर्मली आप पेपर वर्क करते हो तो भी कैसा करना है, फर्स्ट ऑनलाइन था तब वो कैसे करना चाहिए था। गणेश, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, आपने इतने बार एप्लीकेशन। हमारा नजरिया मलखाम कट्टा का यही है कि अगर आप आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है तो आपको आपकी झोली में अवार्ड आना चाहिए। सर की झोली में वैसे ही फेडरेशन में दे दिया था, तो उस वक्त अभी कंपटीशन बड़ी है, खिलाड़ी बड़े हैं, डेटा है, उसको अपडेट रखना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमने सोचा कि ये करना है और कुछ ज्यादा डेटा नहीं, हम लोग को अंडर 18 से डेटा रखना है। विक्रम अवार्ड अगर एमपी में दे रहे तो वहां पे उनका जो नॉर्म्स के हिसाब से वो रखेंगे, उनके कैलकुलेशन उस तरह से होगा। अगर 2022 का मुझे छत्रपति देना है तो टॉप में कौन है, उसके पॉइंट्स कितने हैं, उसको छत्रपति मिल गया। इतना आसान है ऐसे मुझे लगता है। ये अगर सोच सही है, अगर कोई फेडरेशन सुन रहे हैं, कोई बड़े ऑफिसर लोग सुन रहे हैं, तो वो ये चीज अगर इम्प्लीमेंट करे तो खिलाड़ी विदाउट एप्लीकेशन अगर उसको पुरस्कार मिलता है ना, तो उसकी खुशी मुझे लगता है बहुत 100 गुना ज्यादा होगी। उसको फॉर्म भरो, एप्लीकेशन करो, यहाँ भागो उधर भागो, क्यों करना है? मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, नेशनल्स खेल रहे, मेडल ले रहे, तो हमारा जो सक्सेस है वो हमें खुद भी क्यों नहीं मिले, इसके बारे में ये सोच थी। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। सर, फ्यूचर में मलखाम खेल और आगे जाने के लिए हमें क्या विजन लेना पड़ेगा? आपने बहुत मलखाम नजदीक से देखा है और बहुत लंबा मलखाम देखा हुआ है, तो अगर हमें मलखाम खेल को उस ऊंचाई पे लेके जाना है तो आपकी थॉट्स इसके बारे में, क्या आपके विचार जानना चाहूंगा। सब मलखाम पट्टू को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। मलखाम जो खेलते हैं ना, वो मलखाम के साथ उन्हें जिम्नास्टिक्स करना बहुत जरूरी है। जिम्नास्टिक्स वाला तो ऑल 6 जो अटेम्प्ट है जिम्नास्टिक्स के, वो करने का जरूर नहीं, तो मिनिमम फ्लोर एक्सरसाइज करना जरूर है। क्योंकि फ्लोर एक्सरसाइज में जो समरसॉल्टिंग और सब होता है, बैलेंसिंग, उसका फायदा मलखाम में जरूर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मलखाम और जिम्नास्टिक्स मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे से पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री भी है। अभी मैं जिम्नास्टिक्स खेल रहा था, एक नेशनल भी अटेंड किया, उसका फायदा मेरे को मलखाम में हो गया। जैसे कि फरारे जो है, हैंडस्टैंड है, हैंडस्टैंड में वृश्चिकासन करो, झाप मारो, समरसॉल्टिंग करो, मयूरासन करके डिस्माउंट करो, ये सब जिम्नास्टिक्स के वजह से हो गया। और मेरा भाई जो है महेंद्र चेंबुरकर, उसको 76 में शिव छत्रपति अवार्ड मिला मलखाम में। वो मलखाम करता था इसलिए उसको शिव छत्रपति अवार्ड मिला ही, लेकिन जिम्नास्टिक्स में उसको फायदा हो गया। तो बाद में उसने जिम्नास्टिक्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और वो एशियन लेवल तक गए। वो जर्मन कोच ने उसको इंटरनेशनल लेवल के लिए भी सिलेक्ट किया था। बाद में थोड़ा वो पॉलिटिक्स में उसको थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो वो लेवल तक वो गया बिकॉज ऑफ द मलखाम। तो मलखाम और जिम्नास्टिक्स से दोनों एक दूसरे से पूरक है। तो जो मलखाम करते हैं तो उनको मैं एक सलाह देता हूँ कि उन्हें एटलीस्ट मिनिमम फ्लोर एक्सरसाइज जिम्नास्टिक का जो एक पार्ट है वो करना चाहिए। उसके साथ लाइट वेट ट्रेनिंग। अभी मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ। हमारा जो चेंबुरकर हेल्थ क्लब है उसमें ज्यादा हम लोग फिटनेस कोर्सेज देते हैं। वहाँ सब जो खिलाड़ी आते हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स आते हैं, क्रिकेट वाले आते हैं। तो मेरा ठाम विश्वास है वो थोड़ा लाइट वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उनका तो स्ट्रेंथ कॉम्प्लीमेंट है, एलिमेंट है। फिटनेस में तुम्हारा स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट है, एंड्योरेंस है, स्टैमिना है, एजिलिटी। तो उसमें जो स्ट्रेंथ पार्ट है वो आपका बढ़ सकता है लाइट वेट ट्रेनिंग करने से। योगा करो, योगा में आपको जो ऑल द आसनास, मोस्ट ऑफ द आसनास आप मलखाम पे कर सकते हैं। वृश्चिकासन है, मयूरासन है, ये सब आसनास आप आराम से मलखाम पे कर सकते हैं।
तो मलखाम अभी पहली विश्व मलखाम कंपटीशन समर्थ मंदिर में मैं अटेंड किया है। बहुत खुशी हो गई कि मलखाम इंटरनेशनल हो गया अभी ऑलरेडी, और मुझे विश्वास है कि मलखाम ओलंपिक लेवल पे भी रिकॉग्नाइज उसको मिलना चाहिए और मिलेगा जरूरी, क्योंकि अभी बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स मलखाम खेलना शुरू किया उन्होंने, और वो उसका प्रूफ है। अभी जो विश्व मलखाम स्पर्धा हो गई 1920 में श्री समर्थ मंदिर में, उसमें बहुत से सारे फॉरेनर्स आए थे। तो उनको अभी वो बिगिनर्स है, तो बाद में वो बिकॉज उनका सब बेस है जिम्नास्टिक ज्यादा फॉरेनर्स लोगों का, और वेट ट्रेनिंग भी करते हैं स्ट्रेंथ के लिए। तो थोड़े बरस के बाद तो वी डोंट हैव टू बी कॉम्प्लेसेंट, तो अपने को अभी से सब तैयारी करके ये जो बाकी जो खेल है, जिम्नास्टिक्स है, वेट ट्रेनिंग है, योगा है, वो मलखाम के साथ करना चाहिए। तो थोड़े बरस के बाद वो भी अपने कंपटीशन में आने वाले 100%। तो अपने को जो आपने जो अभी मेंशन किया पॉइंट, मलखाम एक और हायर लेवल पे लेने के लिए ये सब चीजें जरूर है। खाली ओनली मलखाम मत करो, उसके साथ में जो सप्लीमेंट्री गेम्स है उसके ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि आपका मलखाम परफॉर्मेंस और हायर लेवल पे जा सकते हैं, ऐसा हमारा ओपिनियन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर की बातें वापस कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा कि मलखाम खेल से बाकी खेलों को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, इसका कुछ डाउट नहीं है। बाकी खेल में हम लोग जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। पिछला भी मैंने सेशन तुषार और सुनील सोने सर के साथ वही उसी मुद्दे पे लिया था, मलखाम खेलो तो आप अपने दूसरे भी खेल अच्छे से खेल सकते हैं। और सर ने अभी जिक्र किया कि थोड़ा सा हल्का सा वेट ट्रेनिंग भी देना जरूरी है। मैं भी मेरे खिलाड़ियों को देता हूं, हम तीनों भी फिटनेस से जुड़े हैं। आपका हेल्थ सेंटर है, गणेश ने भी फिटनेस में ही अपना करियर कर रहा है, मेरा भी खुद का व्यवसाय है, फिटनेस से जुड़ा हूं। तो ये अनुभव है मुझे भी कि अगर खिलाड़ी को अगर हम लोग अच्छे से साइंटिफिकली कौन से एज को कितना वेट देना चाहिए, कितना रिपीटेशन देना चाहिए, 2 सेट के बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए, अगर ये थोड़ा जानकारी लेते हैं या जानकार लोगों के साथ अगर हम लोग जुड़ के मलखाम खिलाड़ियों को अगर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए अगर वेट ट्रेनिंग देते हैं तो सर की बात मुझे 100% सही लगी है। और जैसे सर ने वर्ल्ड का भी जिक्र किया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितने लोग खेल रहे थे वो अलग अलग फील्ड के क्षेत्र के खिलाड़ी थे। कोई योगा में नेशनल इंटरनेशनल था, कोई एरियल वर्क में, रोप में, कोई पोल में, जो पोल फॉरेन में चलता है, जो जापान से भी हमारे पास आई थी कई को, वो पोल में इसलिए पोल मलखाम में लेके क्योंकि उसका पहले से वो फिटनेस था, इसके वजह से जीतना उसको आसान नहीं। तो हमारा इंडिया का मेडल बाहर जाना इतना आसान नहीं है, अभी की लड़कियां बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर खेल को उस ऊंचाई पे लेके जाना होगा तो आपका मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि अपने खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल उस ऊंचाई पे लेके जाओ, ताकि खेल हमारे खिलाड़ी पूरे देश विदेश में अच्छे से जीते और हमारा भारत का झंडा ऊंचा करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी गणेश के पास जाता हूँ। गणेश, शिव छत्रपति पुरस्कार के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे पता है, बहुत मेहनत किया, और छत्रपति मिलने के बाद आपने क्या बदलाव आए, आपने क्या चेंजेस आए, इसके बारे में बताइए। छत्रपति मतलब मुझे छत्रपति पाना सही में बहुत ही डिफिकल्ट था, बट मैं अपने सर के भरोसे अपने पे थोड़ा भरोसा रख के, पता नहीं वो पेशेंस रख के मैंने कई चीजों को आसान कर दिया। मतलब अपनी खुद से जंग थी और मैं लड़ता गया। कई क्रिटिकल सिचुएशन आए पर तभी मैंने वो लगाव नहीं छोड़ा। कई टाइम मैं फर्स्ट कभी नहीं आया, पर फोर्थ ऐसे ही रैंक पे रहा। अच्छे मेडल्स रहते थे तभी भी कई टाइम रैंकिंग ऊपर नहीं जाता। बट हाँ, एक सर वापस वो एक पीठ थपथपाते थे और वापस बोलते कि हमें वापस लड़ना है। और मुझे भी चाहिए था कि मैं अपने सर को देख नहीं सकता, मुझे चाहिए था कि मैं बस वो पूरा कर लूं। और मुझे छत्रपति लेने के लिए कई टाइम मैंने अटेम्प्ट भी किए, पर कई क्राइसिस मतलब कंपटीशन के वगैरह ये, तो मुझे ज्यादा नेशनल्स खेलने पड़े। बट वो मैं आपका मेरा लास्ट का नेशनल आपके साथ ही था, जब उसी टाइम पे भी मैं इंजरी में ही था। yes. भी उसी कंपटीशन में थी जहाँ पे आपको पता है सब। तो मतलब
ऐसे में भी मैं था कि मुझे वर्ल्ड कप के लिए खेलना था, मतलब। और वो मेरा जो कंपटीशन में जो हैंडस्टैंड पुशबैक में मैंने जो मेरा इंजरी हुआ, वो मेरा सबसे मतलब वहां पे मैं थोड़ा छूट गया कि एक स्टेप था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और मुझे खेलना था, और हल्का सा मैं निकल गया बाहर। तो क्या, बट मुझे उसी को पॉजिटिव लेते हुए मैंने मेरा छोटा भाई था दीपक, तो उसके लिए मैंने काफी उसके ऊपर मेहनत की। सही सर ने कहा कि वेट बाकी के जो एक्सेसरीज है मलखाम छोड़ के वो हमें करने चाहिए, बिकॉज ऑल ओवर डेवलपमेंट मिलती है और वही मलखाम को आसान बना देती है। मलखाम तो खेलना है, बिकॉज मलखाम खेलने से आपका जो कोर मलखाम का है, एक्चुअल मलखाम जो है हमारा, बट बाकी के जो फिनिशिंग है, टचअप है थोड़े, वो बाकी खेलों से अच्छे से आता है। सर ने बोला कि आपने जैसे आप भी आपके बच्चों को वही ट्रेन कर रहे हो, मुझे पता है सर बहुत अच्छी बात है कि वेट ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी अभी एक जस्ट पैकेज होना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि वो लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं। कंपटीशन के लिए 6 महीने में प्रिपरेशन होने से बेटर 6 साल लगाओ, प्लान लेके जाओ, तो बच्चा 6ठे साल 5वें साल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसे प्लान करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आने वाले कई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऐसे ही जीतते रहे, आने वाले कई इंटरनेशनल मेडल्स हमारे इंडिया के पास रहे। तो चलो, आपने बहुत अच्छे से बात किया गणेश। गणेश जी, मैं आपको रुकाऊंगा। आपने बहुत अच्छे से बात की, आपने जो भी बोला सही बोला। आपके दोनों के विचार बहुत ही सेम है, भले ही वो उसमें बहुत जनरेशन गैप हो, लेकिन विचार वही है, और जो वही विचार से चलता है उससे सक्सेस मिलता है। आप दोनों का अनुभव आपके एग्जाम्पल से मैं बता सकता हूँ। लेकिन मेरा वही प्रश्न आपको वापस रिपीट करता हूँ, आपको छत्रपति मिलने के बाद आप में कुछ बदलाव आए? आपकी रहने का, आपका रहन सहन, आप में कुछ अलग कुछ पावर आए, आपको कुछ अलग कुछ ऐसे कुछ राइट्स मिले, कुछ ऐसे कुछ मिला कुछ छत्रपति मिलने के बाद? कि वही हो गणेश शिंदे जैसे का वैसा ही गणेश शिंदे है छत्रपति के बाद भी, हंसता खेलता अपने लाइफ में मजे करते, प्रैक्टिस कर रहा है, मेहनत कर रहा है? कुछ लग्जरी लाइफ अलग से मिली? ऐसा ही जैसे हूँ, लग्जरी लाइफ तो नहीं मिली, ऐसी लाइफ मिली, बट हाँ मैं जैसे ही हूँ वैसा हूँ। अभी भी वही मलखाम एंजॉय करता हूँ, वही रेगुलर करता हूँ, वही रेगुलर सर को सुनता हूँ, और अपने जिस प्रोफेशन में हूँ आगे बढ़ रहा हूँ, और ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे और मैंने जो खोया मतलब प्रैक्टिस करते समय जो मिस किया है, मैं वो अपने बच्चों में ना देखूं, और मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें और इनपुट्स डालूं, कुछ चीजों को ऐड करूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे, पर कल वो निकल आए। मेरे लाइफ में चेंज आया, हाँ, बिकॉज जिनका मुझे वो बहुत बड़े व्यक्ति है, मतलब जिनके लिए शिव छत्रपति तो भी आपका खून खोल जाता, मतलब आप में एक अलग ऊर्जा आ जाती है। पर सुनता हूँ खुद को पहले, मेरे नाम के पहले, कि अच्छा आपको छत्रपति मिला है, तो बहुत गर्व, हाँ मैंने पाया है वो और मुझे मिला है वो। तो बस एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने कर लिया उस चीज को, बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है। चलो, मुझे वही आपसे सुनना था गणेश, वही सुनना था कि एक सुकून मिलता है, एक अचीविंग लगता है कि हाँ मुझे छत्रपति पुरस्कार मिला है, जो सभी का गोल होता है महाराष्ट्र के खिलाड़ी का। शिव छत्रपति पुरस्कार लेना इतना आसान नहीं है, और जो आप दोनों को मिला हुआ है, और लेकिन ये पुरस्कार मिलता है उस वक्त के परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कुछ बदलती नहीं है, हम लोग यही जिंदगी जीते हैं। और आप अभी भी उमेश सर का सुनते हो, कितने भी छत्रपति पुरस्कार बने, हम हमारे गुरु का मान सम्मान नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न आप ही को जाता है कि मलखाम ने आपको बहुत कुछ दिया है, ये तो आप मानते हो, आपको फिटनेस दिया है, जिंदगी दिया, जिंदगी जीने का राह दिखाया, और अभी करियर में भी आप बहुत सारी कुछ चीज कर रहे हो। अभी अपना वक्त है मलखाम को कुछ रिटर्न देना, इसके बारे में आपने क्या सोचा है कि अभी आप मलखाम को क्या वापस दोगे? मेरे सर ने जैसे बस आप मेहनत करते जाओ, आपका जो जब टाइम आएगा तब आप खुल जाओगे। उन्होंने मुझे सिखाया था, जैसे मैं अपने सर की बात करता, बिकॉज मुझे वो बहुत प्यारे लगते थे, बिकॉज वो ना बोले भी बहुत कुछ बोलते मेरे सर है, मतलब वो जब कोई चीज के लिए ठान लेते हैं तो बस वो बोलते जाते हैं। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ इस चीज के लिए अभी भी।
तो अब वो ग्राउंड में रहते हैं। तो बस अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सर के साथ खड़ा रहूँ, और जो चीजें मैंने जैसे बोला कि जो चीजें मैंने पाई और मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, और मैं अपने सर को हेल्प करना चाहता हूँ कि वो मैंने शाम जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो तभी मुझे ऐसा जिंदा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, और मेरे ऐसी चीज है जो कभी छूटने वाली नहीं है। मतलब पूरा दिन में थकान में जब मैं ग्राउंड को टच करता हूँ, मलखाम को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अभी मैंने जस्ट पहला स्टेप लिया, जस्ट आ रहा हूँ। तो वो अलग ही मैं भूल जाता हूँ सारी चीजें। मतलब मुझे बहुत एनर्जेटिक, असर को मैं वो देखता हूँ तो मुझे वही फील होता है जैसे मैं पहले फील करता था कि सर दिख गए, ग्राउंड दिख गया, मलखाम दिख गया, तो सब काफी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जिंदा हूँ। आज मेरे बच्चों में मैं वो देखना चाहता हूँ, वही हम हमारा गुरु शिष्य पर मलखाम वैसे ही जाता है, अभी भी जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी को कंटिन्यू रखूँ, मेरे बच्चों में चीजें लाऊं। परफॉर्मेंस तो अच्छे बनेंगे, पर एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। तो ये देखता हूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, और वो मेहनत करना चाहिए, बस लगन से मेहनत करे, और अपना पे भरोसा रखे, अपने कोच पे भरोसा रखे। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आपने तो बहुत ही अच्छे से बताया। और मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे छत्रपति पुरस्कार आप बनाओ। हमने मलखाम से बहुत कुछ चीज लिया है। अभी ये यूथ है आप जैसे, अभी आप मलखाम से दूर मत जाओ। बहुत सारे छत्रपति पुरस्कार देखते हो वापिस फील्ड में बहुत कम आते, कंपटीशन टू कंपटीशन दिखते हैं, या फिर ऐसे ही कहाँ पे मिलते हैं तभी। लेकिन मलखाम खेल से जुड़े रहो, और यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। सभी अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि मलखाम खेल का विकास है। शायद हम लोग सिखा नहीं पाए, तो मलखाम के लिए कुछ लिखो, मलखाम पे कुछ पढ़ो, कुछ रिसर्च के लिए हेल्प करो, कुछ रिसर्च करो, या कुछ न्यूज के लिए कुछ लिखो, कुछ बुक्स लिखो, या कुछ कंपटीशन में कुछ एक गाइडेंस के लिए आ जाओ कि इस विजन से करो। मुझे पता नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे भगवान राम जी ने जो सेतु बंधा था उसमें सब मेहनत करते, लेकिन उसमें एक स्क्विरल थी, खारुता ही हम लोग बोलते, खार, उसने भी वहां पे उसने कुछ किया, तो हम लोग मराठी में बोलते खारीचा वाटा तरी। इतना भी अगर हम लोग ने सबने किया तो मुझे लगता है कि मलखाम खेल बहुत ही ऊपर जाएगा। पिछले सेशन में मैंने रोहित इंदुले से बात करते वक्त जिक्र हुआ था, मलखाम नासा पे लेके जाएंगे, मलखाम चांद तक लेके जाएंगे। अगर ये सब करना है ना, तो हमें सबको फिर वो प्रदीप सर से आप तक, ऐसे पूरे लोगों को एक साथ जोड़कर हमें आगे चलना पड़ेगा। यही मुझे बताना है। मैं प्रदीप सर के पास आता हूँ। प्रदीप सर, अभी तो मुझे जितना पूछा था मैंने पूछ लिया। आज का सेशन यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, लेकिन जाते जाते हमारे पूरे भारत की जनता को, मलखाम खिलाड़ियों को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे, या आज का सेशन कैसे लगा? ऑनलाइन में आप फर्स्ट टाइम मलखाम कट्टा पे आए हो, इसके बाद में मैं आपको बुलाना चाहूंगा कि मुझे बहुत सारी चीज का नॉलेज और लेना है और लोगों को देना है। तो आज का मलखाम कट्टा का सेशन कैसे लगा, और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे उसके बारे में सर? दो शब्द। गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गणेश शिंदे जैसे अपने यंग मलखाम पट्टू जो है और बाकी मलखाम पट्टू, उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मलखाम एज ए पैशन करके ले लो। नंबर के ऊपर मत देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको तो नहीं मिलेगा, लेकिन खेलते रहो, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रचार और प्रसार होना बनता है। मैं तो चाहता हूँ कि हर स्कूल में एक मलखाम होना चाहिए। स्कूल लेवल से अगर मलखाम अपन चालू करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो मलखाम खेल रहे अभी तक कंपटीशन में है, आउट ऑफ कंपटीशन में, तो ये सब थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए कि हर स्कूल में एटलीस्ट एक मलखाम होना चाहिए स्कूल में। तो वहाँ से अगर चालू हो जाएगा तो फिटनेस तो रहेगा, और मलखाम अवार्ड्स और एक पार्ट हो गया, लेकिन मलखाम जो रिटर्न में आपको जो देगा वो आपको लाइफ लॉन्ग उसका फायदा होएगा, ये गारंटी है। उसको जिसने मलखाम किया है और जो रिटायर्ड हो गए उनको सबको पता है कि लाइफ में मलखाम का कितना महत्व है। कौन सा भी आप फील्ड ले लो, एनी फील्ड यू टेक, मलखाम जिसने किया है उनको सक्सेस तो आना ही है।
उसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, तुम्हारा ओवरऑल जो हार्ड वर्क करने का जो एबिलिटी है, और हार हो और जीत हो, डिफीट में भी आप काम एंड क्वाइट रह सकते हैं, ट्रैंक्विलिटी, ये सब जो क्वालिटीज है वो मलखाम आपको देती है। और बहुत सारे आपको जैसे आप लाइफ करेंगे तो हर एक अलग अलग अनुभव आएगा, लेकिन एक कॉमन फैक्टर तो मलखाम आपको बहुत सक्सेस की तरह लेके जाता है, ये तो गारंटी है, कंफर्म है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मलखाम से जुड़े रहे और मलखाम का प्रसार और प्रचार सब जगह हो, ये मेरी एकदम स्ट्रांग इच्छा है। पक्का सर। और अभी बातों बातों में सर एक मन में एक प्रश्न आया है, आपने तो 66 में कंपटीशन शुरुआत की, छत्रपति अवार्ड या फर्स्ट हो, अभी भी आपका फिटनेस देख के लगता नहीं आपका उम्र क्या है, तो मैं आपकी उम्र पूछना चाहूंगा सर, आपकी एज कितनी है सर? हाँ सर बताइए। मेरी जन्म तारीख है 15 अगस्त। अरे वाह, 15 अगस्त होल नेशन सेलिब्रेट्स माय बर्थडे। 15 अगस्त कभी भूलूंगा नहीं सर। 15 अगस्त 1953। तो आई एम 68 इयर्स ओल्ड, 68 इयर्स यंग। लगते नहीं है। मेरी मम्मी 52 बॉर्न है, आप 53 है। मेरी मम्मी भी अभी 59 है, नेक्स्ट ईयर ये साल 70 इयर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर मैं उसकी तुलना करूं तो आप मुझे भी शर्म आ रही है आपका फिटनेस देखे कि हमें गणेश, हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस उम्र में। मलखाम में हमें बहुत ये 100 हैंडस्टैंड और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने उस वक्त की है, उसका बेनिफिट है। मैं सही बोल रहा हूँ सर कि अभी भी कुछ राज है आपकी फिटनेस का? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मलखाम कट्टा पे आए, आप जुड़े और पॉजिटिवली आपने अपने अनुभव बताए। मुझे सुन के मेरे पूरे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी आपको बुलाऊंगा सर, आप जरूर आना और यहाँ पे आप आए, बताए। बहुत बहुत मलखाम कट्टा की ओर से और पूरे मलखाम के परिवार की ओर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद गणेश जी, धन्यवाद, थैंक यू। प्रदीप सर का अनुभव हमें देखा, जाते जाते उन्होंने बहुत सारे अच्छे टिप्स दिए है, कृपा करके सुनो। नहीं तो वही मैं रिपीट करूंगा, फिर अपना सेशन लंबा हो जाता है, फिर बोलता है अरे मलखाम कट्टा का सेशन 1 घंटे का 1.5 घंटे का होता है, क्योंकि जो चीज के लिए हम लोग बात करते हैं वो लोगों के पास जाना जरूरी है। गणेश, आप का मलखाम कट्टा का आज का अनुभव आप बताइए, फिर मैं भी मेरा अनुभव बताऊंगा आपके साथ का। और कुछ जाते जाते अपने खिलाड़ियों को, दोस्तों को कुछ बताना चाहोगे, उसके बारे में बताइए। मुझे मलखाम कट्टा पहले से ही बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज ये प्रैक्टिस सुनता रहा हूँ स्टार्ट से। मेरा एक ड्रीम था कि सब लोग इकट्ठा हो और ऐसी कुछ चीजों पे बात करें जो हमें सुननी है। हम अभी पर्सन टू पर्सन नहीं सुन सकते, पर ऐसे प्लेटफॉर्म को लेके, ऐसे सोशल मीडिया को लेके एक जगह एक अन्य लोगों की थॉट्स लेके नए जनरेशन में कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंसेप्ट बहुत यूनिक है और ऐसे ही चलते रहे, ऐसा मैं विश करता हूँ। मेरे ओर से मैं आने वाली जनरेशन को यही मैं बताना चाहूंगा कि मैं नहीं बोल रहा कि मैंने पेशेंस रखे, पर हाँ जरूरी है पेशेंस। अभी आने वाले कंपटीशन सिर्फ नेशनल कंपटीशंस नहीं है, वो होने वाले साउथ एशियन, वर्ल्ड, इंटर, तो हर एक कंपटीशन में एक अलग एरा होगा, अलग पैन लगेगा, तो आपको बस होल्ड ऑन करना है। अभी मलखाम करियर एक अपॉर्चुनिटी है, उसको एक करियर की तरह देखो और उसको पैशन और करियर ऐसे बनाओ, बहुत आसान लगेगा। लॉन्ग टर्म की विजन से प्रैक्टिस करने की सोचो, कोच पे भिड़ो और टेक्निकल चीजें सीखते जाओ और ट्रेनिंग में आपकी कमी न रह जाए, ये सब देखो। और एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव, एक लॉन्ग व्यू और वैसे प्रैक्टिस करते जाओ। बाकी हमारे कोचेस, हमारे सपोर्टर्स सारे आपको सपोर्ट करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हैव पेशेंस एंड गिव योर बेस्ट ऑल टाइम। थैंक यू गणेश। और मैंने आपको प्रश्न पूछने से पहले बोला आप पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो मलखाम कट्टा की शुरुआत से पहले गणेश मेरे पीछे लगा था। अभी गणेश ने जिक्र भी किया, अगर ये शुरुआत नहीं होती तो हम लोग प्रदीप सर से कैसे मिलते थे, उनके थॉट्स कैसे सुनते थे। तभी गणेश मुझे फोन करके बार बार बोलता रहा, गणेश तो दादा तू कुछ तो कर, तू हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, तू पुराने लोगों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये इसी की सोच है।
गणेश मैं बताना चाहूंगा, आज तू यहाँ पे आया है, आज मलखाम कट्टा का तू पार्ट है। आज उस वक्त मैंने शुरुआत की थी, ऑनलाइन वेबिनार लेता था अलग अलग एप्लीकेशन पे। ये तेरी ही सोच है कि ऐसे लोगों को सुने, ताकि उस कोरोना में हम लोग उसको कोरोना से डर से भाग के हम लोग हमारी फैमिली को कैसे जोड़े रहे और मलखाम खेल कैसे बढ़ाएं। उसी की सोच से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए, हम लोग सीखते गए और आज मलखाम कट्टा सबके सामने आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। और आप जैसे लोग अपने विचार रखने चाहिए, फिर मेरे साथ रखो और किसी के साथ रखो, और कुछ ना कुछ नए यूथ को आगे जोड़ने के लिए अगर हम लोग एक साथ रहे, फिर ये मलखाम कट्टा का माध्यम है और कोई भी माध्यम है, मलखाम के लिए जो भी कुछ करे उसके लिए सैल्यूट है। तो मुझे अच्छा लगा गणेश आप आए, बात किए, और भले ही 1.5 साल के बाद आप मलखाम कट्टा पे आए, लेकिन इसके बाद भी आपको एक अगला सेशन आपको होस्ट करना है। मैं अभी आपसे गुजारिश नहीं करूंगा या परमिशन नहीं लूंगा, मैं आपको हक से बता रहा हूँ। उमेश मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, तो अगला सेशन जब भी होगा मैं चाहूंगा कि गणेश आप खुद होस्ट करो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा लोड कम हो। और गणेश ने लिया और आपने लिया, क्या दोनों का नाम तो सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आप मलखाम कट्टा पे आए, और मलखाम परिवार की तरफ से आपके बहुत बहुत धन्यवाद मलखाम कट्टा का, जो ये बढ़िया सेशन ले रहे हैं और मलखाम प्रमोट कर रहे हैं। और मैं इसका एक हिस्सा हूँ, मुझे बहुत बोलने में गर्व महसूस कि हाँ, ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जहाँ पे किसने देखा नहीं रहेगा, बट आज ऐसे हस्तियों के साथ हमें बातचीत करने में लिए। महेंद्र सर जो एक एरा के द बेस्ट एवरग्रीन थे, और आज मैं उनसे सीधा बात कर पा रहा हूँ आपके ये मलखाम कट्टा की वजह से। मैं उनसे बात करने के लिए डर जाता हूँ, पर आज मैंने फेस टू फेस अच्छे से उनके साथ शेयरिंग मेरे थॉट, तो बहुत बढ़िया लगा। मलखाम कट्टा का बहुत पुनः से धन्यवाद। हम जरूर मिलेंगे आगे गणेश, मैंने ना पहले भी इससे जिक्र नहीं किया था कि दीपक शिंदे आपका छोटा भाई है। मैं आपका मेहनत है ना, मैं वही लोगों के सामने लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपने जो मेहनत की, आपने जो की है, आपका जो अनुभव, उसके वजह से दीपक को रिजल्ट देना बहुत आसान है। तो मैं हर वक्त बताता हूँ कि गणेश ने जो मेहनत की है, गणेश का जो स्ट्रगल है, वो लोगों के सामने मैंने लेके आने की इस मलखाम कट्टा का छोटा सा प्रयास है। शायद हम लोग कहाँ पे कमी है, तो अगले सेशन में वापस कुछ कमियां हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। अभी हमने दोनों भी छत्रपतियों से बात की, और छत्रपति ने ये जो उनको दिया हुआ अवार्ड है महाराष्ट्र शासन ने, फिर भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, और दोनों के विचार, अगर अलग अलग जनरेशन के दोनों के विचार यही है। मैं दोनों को बहुत मन से धन्यवाद, जितना दो उतना कम है, और इनको वापस मलखाम कट्टा पे लेके आने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। आज मलखाम कट्टा यही विचार से चल रहा है कि मलखाम का विकास और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन। तो अगर ऐसे मान्यवर, ऐसे गेस्ट अगर यहाँ पे आएंगे, अतिथि लोग अगर यहाँ पे आते हैं, तो 100% हमारा जो गोल है, हमारा जो मेन उद्देश्य है, वो कंप्लीट होगा। इसमें मुझे कोई भी शक नहीं है। हमारे जो प्रेसिडेंट है श्री पालेश्वर यामचरा के, एडवोकेट पराग अड़वणी, जो विलेपार्ले के एमएलए है, उनका मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि देना ही है। उनके आज बैकअप से, उनके सपोर्ट से ये चीज चल रही है, तो उनको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मेरे महेश अटाले सर, जिनकी सोच, जिनके प्रश्न, जिनके विचार जो नए पीढ़ी के पास जाना चाहिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी पूरी मलखाम कट्टा की टीम बहुत काम में बिजी रहती है, फिर भी मलखाम कट्टा का जो भी सेशन है वो दिल से, लगन से, कहाँ पे भी कमियां न छोड़ते, उनका बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग बार बार आते हैं और कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। लोग हमें चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि लोगों के पास और कुछ अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश मलखाम कट्टा करते रहेगा। और यहाँ पे हमारा सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद।